नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 47 में। और हम यूपीएससी का पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि 1993 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज के फिजिक्स ऑप्शनल में। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास m0 है और वो एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है जिसका काइनेटिक एनर्जी E अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, पहली बात तो ये जो सवाल है ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का नहीं है, ये कोलिजन का सवाल है। ओके, ये कोलिजन का सवाल है, न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल नहीं है। उस समय के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे, इसको उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन समझ लिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, जो बच्चों का ये क्वेश्चन और में छोड़ दिया था कुछ बच्चों ने, तो कुछ बच्चों का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों का नुकसान हो गया था क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उन्होंने और में छोड़ दिया था। ठीक है, और उनको जो ऑप्शन में दूसरा वाला जो और में जो दूसरा क्वेश्चन था जो वो नहीं जमता था, तो ये भी नहीं जमता था और वो भी नहीं, तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। हालांकि इसमें छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होता है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और वो ये यूज़ होता है कि फिजन और फ्यूजन का कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है ना, फिजन और फ्यूजन। नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, बच्चे ये फिजन और फ्यूजन में ही कंफ्यूज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब दो न्यूक्लियस जब आती है, आपस में टकराती है, आके आपस में टकरा के जब वो सिंगल न्यूक्लियस बन जाती है। ठीक है ना, दो न्यूक्लियस आई, आपस में टकराई, मर्ज हो गई और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाई जिसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है और एटॉमिक मास नंबर भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है ना, और जो फ्यूजन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई एक न्यूक्लियस है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गई, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन यानी कि दो छोटी छोटी न्यूक्लियस टकराई और एक बड़ी न्यूक्लियस बनाई, उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है टर्म, क्योंकि जहाँ पे फ्यूज़ हो रही है दो चीज़ें आके, फ्यूज़ हो रही है मतलब आपस में आके फ्यूज़ होके एक हो रही है, तो जहाँ पे फ्यूज़ हो रही है दो चीज़ें आके उसको फ्यूजन बोलेंगे, और जहाँ पे एक चीज़ दो चीज़ में टूट रही है उसको फिजन बोलेंगे। ठीक है ना, तो इन दिस प्रिंसिपल द कोलिजन के जो भी जितने भी सिद्धांत हैं कोलिजन के कौन से सिद्धांत है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वो जो सारी चीज़ें हैं वो वाले प्रिंसिपल्स आप इन न्यूक्ली के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? सो दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कोलिजन का है, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का नहीं है। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ यूपीएससी समटाइम्स कंफ्यूजेस यू, बट अगर उस टाइम के बच्चे जो 1993 के बच्चे जो ये पेपर लिखने गए थे, वो बच्चे अगर इसका प्रिपेयर करके जाते शुरू से ही अगर वो बच्चे बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते, तो उनको ये प्रॉब्लम न्यूक्लियर फिजिक्स का कदापि ना लगता। ठीक है, सो देखिए, तो नया कुछ नहीं पूछा था, कुल मिला के वही जो बुक्स में जो दिया हुआ है वही उसी से पूछ लिया था। ठीक है ना, सो देखिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m0 का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। नाउ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मास m0 है, तो हम ये बात भली भांति जानते हैं कि जो आपका एलिमेंट होता है उसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है, और यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए Z जो है एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है ना, तो ये बेसिक है बचपन का। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है जिसका सिंबल Z है, इसका मास इनिशियली m0 था। इनिशियली मास m0 था, तो एटॉमिक मास नंबर A के ही बराबर होगा, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर जो है एटॉमिक मास यूनिट में वेट बताती है। ठीक है ना, एटॉमिक, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हल्का फुल्का, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उस न्यूक्लियस का मास होगा। ठीक है ना, तो मास m0 का जो है पार्टिकल है और उस m0 का एटॉमिक मास यूनिट में मास कितना है, ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है। ठीक है ना,
दैट्स वाई एम नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है। नाउ एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है ये, और ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा के बराबर होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द थिंग व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन यानी कि क्या? देखिए हीलियम का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए हीलियम का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये हीलियम है, तो हीलियम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि ये न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस होती है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बोलना गलत होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रुदरफोर्ड की थ्योरी बोलती है, वो कब की रिजेक्ट हो चुकी है रुदरफोर्ड की थ्योरी, ठीक है ना। अभी क्वांटम की थ्योरी चल रही है, तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे, ठीक है ना। और ऑर्बिटल का जैसा शेप होता है, तो एस ऑर्बिटल का शेप है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो एस ऑर्बिटल के शेप में ये अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे He2 पॉजिटिव आयन मिलेगा। नाउ दिस He2 पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट हीलियम की न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हटा देने पे ओनली न्यूक्लियस बचेगी, तो He2 पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस बची सिर्फ। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, He24 के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं। क्यों 2 प्रोटॉन होते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक मास नंबर 4 आता है। तो अल्फा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जो हीलियम की न्यूक्लियस है, और हीलियम की न्यूक्लियस ऐसी न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास नंबर अगर ऐड करता हूँ मैं, तो मास नंबर 4 के बराबर आता है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। सो दिस इज हीलियम की न्यूक्लियस, ठीक है ना, He4, ठीक है। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर से हमको लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है एटॉमिक नंबर से लेना देना? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे कौन ये एलिमेंट की आइडेंटिटी डिफाइन करती है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ एलिमेंट्स की आइडेंटिटी से मतलब नहीं, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से मतलब है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे He आया है, तो यहाँ पे जो नीचे में जो एटॉमिक नंबर्स आएंगे यहाँ पे, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें मास नंबर से मतलब है, क्योंकि मास कंजर्व रहेगा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो मास रहने वाला है वो कंजर्व रहने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप ये बात भली बात जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन के इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना मास होता है, उतना ही रिएक्शन इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मास होता है, ठीक है ना। तो 4 एटॉमिक मास की न्यूक्लियस निकल गई, तो A-4 मास बचा है। इनिशियल मास A था। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द थिंग, ठीक है। नाउ लेट मी डिनोट द न्यूक्लियस विथ मास m0। जो शुरू की जो न्यूक्लियस है उसको P से यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस से डिनोट करता हूँ, और ये D यानी कि डॉटर न्यूक्लियस है, और ये हीलियम का आयन निकल गया है, 2 पॉजिटिव आयन, यानी कि हीलियम की न्यूक्लियस बाहर हो गई। एक इसी को कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। सो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m0 एमिट्स अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी E अल्फा। E अल्फा काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। इफ द डिसइंटीग्रेशन अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस इज फ्री, ठीक है ना। यदि डिसइंटीग्रेशन ऐसे टाइम पे होता है जब न्यूक्लियस फ्री है। न्यूक्लियस फ्री है मतलब वो न्यूक्लियस ऐसा मान के चलिए कि अकेला एटम था उसका, ठीक है ना, अकेला एटम था, बल्क में नहीं था। मटेरियल बल्क में रहेगा तो चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि मटेरियल बल्क में रहेगा तो वो एटम्स का आपस में भी इंटरेक्शन होएगा, ठीक है ना। सो डिसइंटीग्रेशन अकर्स व्हेन न्यूक्लियस इज फ्री, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन ऐसे समय पे हो रहा है जब अकेला एटम है, ठीक है। सो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द ये न्यूक्लियस इज फ्री। ये बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 के बराबर बताना है, ठीक है ना। एफ एक्सटर्नल 0 के बराबर है मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है। सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ मैं। तो इफ द डिसइंटीग्रेशन अकर्स व्हेन न्यूक्लियस इज फ्री, इसका मतलब यही है कि मोमेंटम कंजर्वेशन आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो,
वो बताने के लिए ही उसने ये स्टेटमेंट वहाँ पे डाला है। समझ में आ रही है बात? सो इफ द डिसइंटीग्रेशन अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस इज फ्री, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी इवॉल्व्ड ET ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डीके। तो डिराइव करना है एक्सप्रेशन ET का, किसके टर्म्स में डिराइव करना है? आपको m0 और E अल्फा के टर्म्स में ET का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, क्योंकि दो ही चीज़ें दी हुई है आपको, m0 दिया है, E अल्फा दिया है, तो ET को इन दोनों के टर्म्स में आपको निकालना है। ठीक है। सो जब हमारा पेरेंट न्यूक्लियस एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होएगा और हीलियम का एक पार्टिकल एमिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉटर न्यूक्लियस विल रिकॉइल। क्यों रिकॉइल करेगी डॉटर न्यूक्लियस? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, तो डॉटर न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में जाएगी, और अगर डॉटर न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में गई तो हीलियम पार्टिकल इस डायरेक्शन में, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में एमिट होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों ऐसा होएगा? क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रहना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए। क्यों सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहना चाहिए सिस्टम का? क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस स्टेशनरी थी, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का स्टेशनरी रहना चाहिए, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 के बराबर है। ठीक है ना? तो F एक्सटर्नल किसके बराबर होता है हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय ACM के बराबर होता है। ठीक है ना? तो अगर F एक्सटर्नल ही 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 के बराबर आना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 के बराबर है तो सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास वहाँ के वहीं पे रहेगा। अब ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा और यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास अगर एक ही जगह पे रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये अगर हीलियम पार्टिकल इस डायरेक्शन में, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव होएगा, तो सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पे रखने के लिए डॉटर न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि यदि उसी डायरेक्शन में मूव कर गई तो फिर तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा जगह से। ठीक है ना? तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जब चीज़ें होगी तभी तो कैंसलेशन होगा। इसीलिए अगर हीलियम, जिस डायरेक्शन में हीलियम न्यूक्लियस निकलेगी, एमिट होगी, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डॉटर न्यूक्लियस आपकी रिकॉइल करेगी। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द थिंग। ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना? सो पेरेंट अभी इतना समझ में नहीं भी आया होगा न्यूक्लियर फिजन के बारे में, तो भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते समय वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस P डीकेस इन डॉटर न्यूक्लियस D एमिट्स अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन वाज 0, एज द सिस्टम इज आइसोलेटेड आई कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम बिफोर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मोमेंटम बिफोर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज 0, and afterwards when the alpha particle was emitted the momentum was PD plus P alpha। मान लिया कि इसका डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम PD के बराबर है, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम P अल्फा के बराबर है, तो PD वेक्टर प्लस P अल्फा वेक्टर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, जो मोमेंटम बिफोर द एमिशन था। समझ में आ रही है ना बात? सो दिस इज द थिंग, मोमेंटम कंजर्वेशन 0 इक्वल टू PD वेक्टर प्लस P अल्फा वेक्टर। समझ में आ रही है ना बात? नाउ PD वेक्टर विल कम एज माइनस P अल्फा। समझ में आ रही है ना बात? PD वेक्टर विल कम एज माइनस P अल्फा। सो आई कैन राइट नाउ दिस वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई माइनस साइन हैज कम, बट आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड PD इज इक्वल टू P अल्फा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मान बराबर ही का रहेगा। समझ में आ रही है बात? सो मान बराबर ही करेगा तो PD इज इक्वल टू P अल्फा। नाउ ये तो बस ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे PD इज इक्वल टू माइनस P अल्फा भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर ही होना अल्टीमेटली। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? P स्क्वायर बाय 2m के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? नाउ हाउ दिस P स्क्वायर बाय 2m हैज़ कम? E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना? तो मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो mv स्क्वायर बाय 2m आएगा, mv इज इक्वल टू P, तो P स्क्वायर बाय 2m के बराबर आई काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2me के बराबर। नाउ अल्फा पार्टिकल के लिए लगा लूंगा ये फॉर्मूला, डॉटर न्यूक्लियस के लिए लगा लूंगा ये फॉर्मूला। ठीक है ना? तो अभी निकाला मैंने कि P अल्फा इज इक्वल टू माइनस PD। ठीक है ना?
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं मूव। तो इनका स्क्वायर करोगे तो पी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर आएगा। तो पी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर आएगा। तो 2m अल्फा ई अल्फा और 2md ईडी दोनों बराबर ही क्या आना चाहिए। तो दोनों बराबर ही क्या आएंगे। तो ईडी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, m अल्फा बाय md, ठीक है ना, ई अल्फा के बराबर ईडी का वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस मिल गई हमें किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में मिल गई, हमारे अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिल गई हमें डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। पर हमें ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें तो केवल ई अल्फा दिया है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो केवल अगर हमें ई अल्फा दिया है और इनिशियल मास एम नॉट दिया है पेरेंट न्यूक्लियस का, तो हम ये कैसे निकालेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कि टोटल जो एनर्जी एमिट हुई है, जो कौन सी एनर्जी से एमिट हुई, ई अल्फा एमिट हुई और ईडी एनर्जी एमिट हुई काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज 0, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिस्टम की, 0 के बराबर थी, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था, ठीक है ना। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक और टाइप का जो कोलिजन होता है उसका एग्जांपल है, ठीक है ना। तो कोलिजन का जस्ट रिवर्स है ये, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन टाइप का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो इनिशियली देयर वाज नो काइनेटिक एनर्जी बट आफ्टरवर्ड्स देयर केम सम काइनेटिक एनर्जी। सो मान लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी एनर्जी इवॉल्व हुई है जब ये फ्यूजन हुआ, तो मान लीजिए जितनी भी एनर्जी इवॉल्व हुई है वो ना तो हीट के रूप में निकलती है, ना तो लाइट के रूप में निकलती है, ना ही साउंड के रूप में निकलती है, किसी भी रूप में नहीं निकलती। मान लीजिए सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही निकलती है, ठीक है ना। सो जो हमारा ईटी होगा, ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी इवॉल्व्ड ईटी किसके बराबर हो जाएगा, सारी की सारी एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दील हो रही है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी किसी भी रूप में तब्दील नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है इन रूप में तब्दील, क्योंकि पार्टिकल अकेला है, फ्री फ्रॉम ऑल इंटरेक्शन है। तो पार्टिकल अगर फ्री फ्रॉम ऑल इंटरेक्शन रहेगा तो ना तो हीट निकलेगी, ना तो लाइट निकलेगी, ना तो साउंड निकलेगा, ना ही अन्य किसी प्रकार का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी फ्यूजन में, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रूप में और डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही रिलीज होगी, ठीक है ना। सो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस ई डी के बराबर आएगा। नाउ ई अल्फा हमको पता है कि ई अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें ई डी नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो और ई टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और ई टी और ई अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है हमें। कहाँ से पता चल रही है ये बात, क्योंकि एनर्जी इवॉल्व ई टी ड्यूरिंग कोलिजन को निकालना था किसके टर्म्स में, एम नॉट के टर्म्स में, ई अल्फा के टर्म्स में, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो ई टी इज इक्वल टू ई अल्फा प्लस ई डी, ई अल्फा और ई डी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ई डी के जगह पे जैसे ही वो सब्स्टिट्यूट किया तो ई अल्फा को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब ई अल्फा को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एम डी प्लस एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम डी इज इक्वल टू ई अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है ना, ई टी का वैल्यू। नाउ हम ये भली बात ही जानते हैं ये बात कि एम डी प्लस एम अल्फा यानी कि किसके बराबर है, एम डी प्लस एम अल्फा किसके बराबर है बताइए मुझे। एम डी यानी कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है, क्योंकि मास कंजर्व्ड है तो सिस्टम के इनिशियल मास के बराबर है। इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम वाज एम नॉट, ठीक है ना। सो इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम एम नॉट डाल दिया इसकी जगह, तो न्यूमरेटर में एम नॉट आ गया। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है ना। डॉटर न्यूक्लियस का मास किसके बराबर है, एम डी। नाउ मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस किसके बराबर आएगा, मान लीजिए इनिशियल मास एम नॉट था, तो ये तो इसका मास तो 4 के बराबर है, ये हम जानते हैं, तो इज इक्वल प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो एम नॉट इज इक्वल टू एम डी प्लस 4 मिल रहा है, ठीक है ना। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस 4, क्यों प्लस 4, क्योंकि हीलियम का जो मास है वो प्लस 4 के बराबर है। समझ में आ रही ना बात। इनका मास हमको पता नहीं था, लेकिन ये इतना जरूर पता था कि शुरुआत का मास पेरेंट न्यूक्लियस का एम नॉट था, तो नेचुरली डॉटर न्यूक्लियस का एम नॉट माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। सो एम नॉट माइनस 4 डाल दिया डॉटर न्यूक्लियस के मास की जगह पे, तो एम नॉट माइनस 4 आया। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द थिंग विच वी गॉट। सो फाइनल जो टोटल एनर्जी जो डिसिपेटेड है वो ई अल्फा और एम नॉट के टर्म्स में निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। एंड इट केम आउट टू बी
ई टी इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस 4 ई अल्फा के बराबर। समझ में आ रही बात? सो दिस वॉज द थिंग विच यू हैड टू सॉल्व एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 1993 एंड द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम हैड गॉट वेरी कन्फ्यूज्ड इन इट, ठीक है ना, जबकि कन्फ्यूज होने लायक कुछ था भी नहीं, ठीक है। सो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो हमारा मास नंबर होता है वही मास ऑफ द पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को यहाँ डाउट क्या आता है दोस्तों कि ये m नॉट और m नॉट माइनस 4 इन चीज़ों को हमने किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किए। तो देखिए दोस्तों, m नॉट को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो m नॉट काय में है, एटॉमिक मास यूनिट में है मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट से अगर तुम किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -10⁻27 kg से करते हैं शायद मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 10⁻27 आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो वेदर यू टेक मास इन किलोग्राम, ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट, द मास विल रिमेन, द इक्वेशन विल रिमेन द सेम बिकॉज वी आर टेकिंग रेशियो ऑफ मासेस हियर, ठीक है ना। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई अन्य प्रकार का इक्वेशन होता है जिसमें मास का रेशो नहीं आ रहा है, तो मास का रेशो यदि ना आ रहा होता तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? पर चूंकि मास का रेशो आ रहा है इसलिए यहाँ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो